Hello everyone, this is Manjeet UPSC. This is my credentials. आज आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ये इंटरनेशनल रिलेशन का IR इंटरनेशनल रिलेशन का है। इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको GS पेपर 2 से आप रिलेट कर सकते हैं। पॉलिटी के बाद इंटरनेशनल रिलेशन का होता है। इसमें क्या है कि डू यू थिंक इट वाज ए वाइज मूव बाय इंडिया टू नॉट ज्वाइन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP? क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या होता है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस करने और नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस करने हैं। 250 वर्ड्स में लिखना है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ अप्रोच बताऊंगा हाउ टू राइट ए आंसर। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन कितनी लाइन में? 3 to 4 लाइन में, विद फैक्ट्स डाटा कमेटी रिकमेंडेशन। देन आपको बॉडी में क्या क्या लिखना है? बॉडी में लिखना आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स होंगे कि इंडिया को इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए और नॉट ज्वाइन, इट इज़ नॉट ए गुड मूव, नहीं ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे वे फॉरवर्ड में क्या हमें क्या करना चाहिए। देन हम लिखेंगे कंक्लूजन कि क्या निष्कर्ष निकला उस चीज़ का। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि रीजनल RCEP की इसमें कितनी है, 15 कंट्रीज़ हैं, 10 तो आसियान्स की और 5 अदर्स कंट्रीज़ हैं ईस्टर्न साइड ऑफ द ग्लोब। तो हमने ये एक बेसिक चीज़ें बताई इसमें। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है और इसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। और इसमें वर्ल्ड का कितने परसेंट ट्रेड होता है? 30% ऑफ वर्ल्ड GDP, ग्लोबल GDP इसमें होता है। इंडिया के क्या कंसर्न थे? लोअरिंग द कस्टम ड्यूटीज लोअर हमें घटानी पड़ेंगी। उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे और डेयरी सेक्टर के ऊपर फोकस इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? जो डेयरी का और एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी अच्छे सेक्टर हैं। तो उनकी जो प्रोडक्ट की फ्लड हमारी इंडिया में आ जाएगी और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी डिस्ट्रेस सिचुएशन में है और उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इंट्रोडक्शन होगी। 3 to 5 लाइन्स के अंदर हमने ऐसे लिखना है और काफ़ी अच्छे से ऐसे डिटेल में लिखना है। देन बॉडी, रीजन्स फॉर नॉट ज्वाइनिंग इंडिया RCEP एज ए वाइज मूव। हाँ, इसके मैं भी इसके फेवर में हूँ क्यों इंडिया को नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। इसके काफ़ी रीजन्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटो ट्रिगर्ड मैकेनिज्म। ऑटो ट्रिगर्ड मैकेनिज्म क्या होता है कि इंडिया को ये लगा कि बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, तो हम उसके ऊपर ऑटो ये नहीं है कि हम उसको बंद कर पाएंगे। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं है। सेकंड क्या है? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंडिया का ऑलरेडी क्या है, डेफिसिट ट्रेड है और उसके बाद साइन करने के बाद तो और ज़्यादा डेफिसिट में हो जाएगा और इसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भी बोला गया कि आउट ऑफ 11 जो ट्रेडिंग पार्टनर है ना, 15 में से उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट। तो इसका क्या होगा, हमारे के ऊपर नेगेटिव रिपरकशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है? चाइना फैक्टर। चाइना क्या है कि इसके जो ईजी प्रोडक्ट है ना, उसको जंप कर देगा एट लोअर प्राइस पे इंडिया की मार्केट में और उसका इनडायरेक्टली वे में इंडिया के ऊपर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा और हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कोलैप्स भी हो सकती है। नेक्स्ट है रूल ऑफ ओरिजिन, कि हम जैसे इंडिया में ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसमें लिखा होता है कि इंडिया का प्रोडक्ट है या चाइना का है या क्या किस चीज़ का है। उसके बारे में सफिशिएंट सेफ गार्ड भी नहीं दिखाए गए हैं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। वल्नरेबल डोमेस्टिक सेक्टर, एग्रीकल्चर बताया था और मैंने डेयरी सेक्टर बताया था, क्योंकि वो काफ़ी स्टिफ कंपटीशन फेस करेगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है इशू ऑफ मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि लैक क्लियर एश्योरेंस ओवर द टैरिफ बैरियर। ये कोई एश्योरेंस नहीं गया कि टैरिफ बैरियर इंडिया के जो प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे उनके ऊपर टैरिफ बैरियर लगेगा नहीं लगेगा। नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता है कि क्वालिटी के से इशू रेज कर देते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको वापस कर देते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब जो फिनेंशियल रिलेटेड ना हो, क्वालिटी होगी या फिर उसमें कुछ ऐसा हाइजेनिक इशू उठा देते हैं, हाइजीन से रिलीवेंट कोई चीज़ें उठा देते हैं, तो उसको वापस कर दिया जाता है प्रोडक्ट को। नॉन टैरिफ बैरियर उससे रिलीवेंट कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से प्रिविजन भी जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी यहाँ पर अच्छे से डिस्कस नहीं किए गए, उनके ऊपर भी कोई फार ऑब्लिगेशन नहीं है। तो हमने देखा कि कितने सारे 3 4 5 6 7 8 फैक्टर थे टोटल। 8 फैक्टर क्या बोलते हैं कि हमने नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे
कि हमें नॉट ए वाइज मूव, ओनली 2 फैक्टर डिस्कस किए हैं कि हमें ज्वाइन भी करना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन ज्वाइन के हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, इसके ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इसमें डिस्कस किया गया कि रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंडिया को सपोर्ट करेगा कहाँ पे, इंडिया इकोनॉमिक रिकवरी में। चीप प्रोडक्ट आएंगे तो जो पुअर पीपल हो इजी से खरीद पाएंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा विद इंटरनेशनल मार्केट, जॉब क्रिएशन भी होगी। बट ये रीजनल सप्लाई चेन में कुछ हद तक ये गिग वर्कर्स की जॉब तो बढ़ेगी, जैसे जोमेटो वगैरह आते हैं डिलीवरी वालों के, बट वो मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव सेक्टर नहीं बन पाएगा। इसके नेगेटिव रिपरकशन हैं, गिग जॉब्स क्रिएट होंगी, मतलब नॉन फॉर्मल जॉब या इनफॉर्मल जॉब क्रिएट होंगी, पर फॉर्मल जॉब क्रिएट नहीं होंगी इससे। इंडिया कैन ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम द जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखो चाइना के और जापान के और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी नेगेटिव इशू हैं, लाइक साउथ चाइना सी को लेकर और जापानीज सी को लेकर। ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी जो सी से रिलेवेंट इशू है वो चाइना के साथ अच्छे नहीं है, बट फिर भी वो म्यूचुअली बेनिफिशियल को ट्रेड पार्टनर कर रहे हैं विद चाइना के साथ। बट वो कर सकते हैं, बट हम फिजिबल नहीं है इंडिया के सिनेरियो में। तो हमने इसके नेगेटिव पॉइंट भी फोकस किया कि हमें ये पॉजिटिव पॉइंट भी फोकस किया कि हमें करना चाहिए था, बट पॉजिटिव पॉइंट बस 2 ही हैं, बट नेगेटिव पॉइंट कितने हैं, 8 हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट क्या कि हमें स्ट्रेटेजिक नीड है, तो हमें क्या करना चाहिए कि सेफ गार्डिंग के इंटरेस्ट में हमें जो सेवरल अदर कंट्रीज़ हैं ना, या फिर स्मॉल टू स्टैंड अप टू लार्जेस्ट मेंबर कंट्रीज़, उनके ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक नीड हमें मीन्स बायलैटरल रिलेशन के ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहिए। हमें बायलैटरल ट्रेड तो सभी के साथ हैं ही, तो हमें उनके पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना वहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं था इसको RCEP को ज्वाइन किया जाए, ऑलरेडी बायलैटरल रिलेशन ट्रीटीज़ हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। और जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो इसके ऊपर हमें काफ़ी अच्छे से काम करना चाहिए ताकि हम इंटीग्रेशन कर पाएँ बाई रोड बाई ट्रेन, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर देना चाहिए ताकि हम अपने प्रोडक्ट को वहाँ सेल कर पाएँ। तो वे फॉरवर्ड में क्या आएगा, वो वे फॉरवर्ड में आएगा कि एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए हमें विद इन कंट्री। जैसे हमें एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है, अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं हमारा वहाँ पर ऑलमोस्ट 9% ही एक्सपोर्ट है, हमें उसको बढ़ाना चाहिए, वहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वहाँ भी हमारा लोएस्ट ही है, 3% ही हमें वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। हमें जो वेस्ट एशिया की मार्केट है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब वगैरह, वहाँ पर भी हमें अपनी एक्सपेंड मार्केट करना। जैसे हमें ये इंडिया है, ईस्ट तो लुक हम कर ही रहे हैं, हमें वेस्ट लुक की पॉलिसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका कंटिनेंट है, साउथ अमेरिका कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहिए, हमें ज्योग्राफिकली एक्सपेंड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी है 12 आउट ऑफ 15 के साथ, तो हमें उसके अच्छे से इंटीग्रेशन करना चाहिए उन ट्रीटीज़ के साथ। डीपर इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, सबसे बेस्ट पॉइंट है ये। देखो हम कब तक बचते फिरेंगे चाइना से और अदर कंट्रीज़ से, हमें अपने प्रोडक्ट को लोवेस्ट कंपटीटिव प्राइस में बनाना होगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमें फोकस करना चाहिए, लोअर कॉस्ट होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए। बिल्डिंग द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास जो कम्पिटिटिव हो, और इंश्योर द फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ट्रेड एफिशिएंट, जो एफिशिएंट ट्रेड होना चाहिए हमारे पास। जैसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इंडिया में, उसी में काफ़ी टाइम लग जाता है, 28 to 30 डेज़ तो हमें यहाँ प्रोडक्ट घूमता रहता है। जो हमें अपना जो ट्रेड के जो भी ऑल एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर फोकस करके हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको काफ़ी कम्पिटिटिव बनना चाहिए, एटलीस्ट एट बॉर्डर एरियाज़ पे जिनके साथ हमारा बॉर्डर टच हो रहा है। एटलीस्ट हमें जो वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं वो एज़ कम्पेयर टू चाइना वहाँ पर उनसे चीप प्राइस पे होना चाहिए। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस चीज़ का, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारी यूटिलाइज करनी चाहिए ना, हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रीटीज़ साइन हुई हैं 12 आउट ऑफ 15 कंट्रीज़ के साथ, हमें उससे से इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। साथ साथ में हमें हमारे ज्योग्राफिकल एरिया को एक्सपेंड करना चाहिए, साथ अफ्रीका लैटिन अमेरिका के साथ, बोथ मार्केट लेवल के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट के साथ। एक्सपोर्ट के साथ साथ हमें मार्केट को भी कैप्चर करना चाहिए कि वहाँ पर हम अपनी कंट्रीज़ की कंपनीज़ वहाँ जाएँ और एस्टेब्लिश हों और वहाँ पर बिजनेस करें, और बहुत सारा इन्वेस्ट प्रॉफिट ओरिएंटेड चीज़ें हमारी कंट्री में हमें बाई प्रोडक्ट मिलें, इक्विटी मिले वहाँ से, और हमारा कंट्री इनडायरेक्टली वे में रीच हो।
और मैंने एक ये पेड कोर्स स्टार्ट किया यूपीएससी मेंटरशिप कोर्स, ये 12,000 में है। हम आपको यूपीएससी से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी देंगे। पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है। इस नंबर पे आप आफ्टर 2 PM कॉल कर सकते हैं, उससे पहले आप व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8 फुल एंड टेस्ट है, जीएस के 4 पेपर हैं, उनकी 5600 रुपये में वन ऑफ द लोवेस्ट इन इंडिया प्राइस में आपको दे रहे हैं। आप मेंस आंसर राइटिंग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देन इंटरव्यू गाइडेंस बता जब करा जब मेंस आ जाता है, एक्चुअली में हम डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको यूपीएससी के फर्स्ट डे जब से प्रिपेयर कर रहे हैं तब से आपको रेडी कर देंगे, क्योंकि 275 में से 200 प्लस मार्क्स करना ईजी स्कोर है एज कम्पेयर टू अदर जीएस पेपर। ऑप्शनल में भी नहीं आते इतने मार्क्स, ऑप्शनल में भी बहुत मतलब 260 के आसपास आते हैं, बट ऑप्शनल में हमें कितना पढ़ना पड़ता है। जीएस में भी 100 के आसपास आते हैं ±10, तो वो भी कितना कॉम्पिटिटिव होता है। बट ये इंटरव्यू में हम अच्छे से स्कोर पर आते हैं। आज से ही अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, आपको 2 मॉक इंटरव्यू दिए जाएंगे और आपको डेफ 2 भरना बताया जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। पर्सनल गाइडेंस होगी वो 2,000 रुपीज़ में, काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर। अगर आपको पेमेंट करना है तो ये अकाउंट नंबर है, बार कोड से आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, और ये मेरी यूपीआई आईडी है, इसको लिख के डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। आई होप यू लाइक दिस, और आप पेड कोर्स के ज्वाइन करके अपनी आंसर इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।